हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू juhicental.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट पीजी ऑफ द ईयर 2020। तो अगर मैं 2020 की अगर बात करूं तो इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ क्लैट पीजी, क्योंकि 2020 में ये नया पैटर्न शुरू हुआ था कि पैरावाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे पहले कभी नहीं था। इससे पहले नॉर्मली एमसीक्यूज बेस्ड ही क्वेश्चंस आते थे, लेकिन 2020 फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन स्टार्टेड कमिंग बेस्ड ऑन दी पैरास। पैरास भी कैसे पैरास थे, जैसे पैरास वर टेकन फ्रॉम अ रीसेंट केस लॉस और दोज पैरास वर आल्सो टेकन फ्रॉम अ सब्जेक्ट इन जूरिस्प्रूडेंस, आल्सो फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ। तो इस तरीके से केस बेस्ड जितने भी पैरास है वो आना शुरू हो गए और उसके बाद ये जो प्रोसेस है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। दिस ईयर ऑल्सो आपके ऐसे ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मैंने यहाँ इस जो क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगी उसके साथ मैंने कोई पैराग्राफ्स लिए नहीं है और आज मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी तो दिस क्वेश्चंस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स के अलावा भी क्वेश्चंस थे, वो मैं नहीं टेकअप कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले आप लोग को जजमेंट्स करवा दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। मार्क्स बियरिंग भी सबसे ज्यादा यही रहता है। मतलब आप मान लीजिए कि जो जजमेंट्स बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 60% तक तो होता है किसी, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में, या इस साल भी इतना ही होने वाला है। और ये फोकस भी जजमेंट्स पर ही होते हैं जो लेटेस्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको वैसे पैरास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताते जाऊंगी कि ये पैरा किससे रिलेटेड है। The above passage has been taken from which of the following recent judgments relating to the question of reservation in promotions for the disabled persons। मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, जो केस लॉस है बेस्ड ऑन दी रिजर्वेशंस मैंने डिस्कस कर दिया। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और 2021 मतलब 2021 के भी जितने इंपॉर्टेंट केस लॉस रहे हैं वो भी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। सो आई विल आल्सो शेयर द लिंक। तो अब जान लेते हैं ये क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीडा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। दिस जजमेंट गिवन इन द ईयर 2020। लैंडमार्क जजमेंट इसलिए कहा जा सकता है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि पैरा कहना क्या चाहता है। तो सीडा राजू में ये कहा गया था कि जो 3% रिजर्वेशन प्रमोशंस शैल बी गिवन to the person belonging from PWD categories, and the reservation which has been given it is according to article 16 clause 1 not 16 clause 4, क्योंकि 16 clause 4 में कहा गया है कि reservation has to be made for the promotion of the backward classes। लेकिन अगर मैं 16 clause 1 की अगर बात करूं तो ये आपका रिजर्वेशन किसी को भी मिल सकता है जो भी लैकिंग है, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो आर नॉट केपेबल ऑफ कमिंग फॉरवर्ड इन द सोसाइटी, उन सबके लिए 16 क्लॉज 1 लागू होता है। तो ये रहा सिद्धराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स। और इस केस में द रेलिवेंट पैरास फ्रॉम राजीव कुमार गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स वर आल्सो डिस्कस्ड। दिस जजमेंट हैज बीन गिवन इन द ईयर 2016। तो ये केस कुछ ऐसा है नहीं। राजीव कुमार गुप्ता की बात करूं तो इसमें क्या था कि कुछ रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए कुछ क्या कहते हैं ऑर्डर्स बनाए गए थे, जिसके लिए ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट के लिए तो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस के प्रोविजंस थे, लेकिन ए एंड बी ग्रुप के लिए नहीं थे। सो इट वाज चैलेंज्ड इन दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 3% रिजर्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दी पीपल बिलोंगिंग टू ग्रुप पोस्ट ए एंड बी। उसके बाद फिर से ये इशू आता है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वर्सेस संजय कोठारी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। दिस अ जजमेंट ऑफ 2013 में भी कहा गया कि नहीं, बिल्कुल सही है, ए एंड बी जो ग्रुप पोस्ट है वहां पे भी 3% रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद 2015 का जजमेंट आता है बाय द सेम नेम, जिसमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया जाता है for not following the guidelines given under National Federation of Blinds case which has been delivered in the year 2013। लेकिन 2015 के वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन इशू करने से मना कर देती, क्योंकि वो कहती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मैनर हैज बीन लेट डाउन एज टू हाउ द रिजर्वेशन हैज टू बी गिवन इन दिस पोस्ट। तो इसके ऊपर और एक रेलिवेंट सेक्शंस कहूँ तो सेक्शंस 32 एंड 33 ऑफ द राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये 32 एंड 33 ये कहता है कि द पोस्ट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। तो मतलब कि ये
दिया गया है कि वो किसी भी पोस्ट को आइडेंटिफाई करे और उसी में ही वो रिजर्वेशन लगाए, और इसीलिए बार बार ग्रुप ए एंड ग्रुप बी वाले पोस्ट में कभी भी रिजर्वेशन लागू नहीं होती थी। सरकार कई सारे बहाने लेकर आती थी, जैसे कि मान लीजिए कि नो द ग्रुप ऑफ द पोस्ट विच इज रिजर्व फॉर ए एंड बी आर एक्चुअली फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अलग प्रोसीजर होता है, सी एंड डी ग्रुप के लिए अलग प्रोसीजर होता है। तो इस तरीके से गोल मोल घुमा घुमा के ये ऐसे दो पोस्ट है जहां पे रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द डिसेबल कैंडिडेट्स बहुत ही कम है। तो इसी चीज को इस केस में बोला गया, और इसमें एक 2015 का जजमेंट था नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जिसे इसमें इस केस में ओवररूल किया गया इन सिद्धाराजू वर्सेस कर्नाटका एंड अदर्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्कीम प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सो दिस इज option number C. The scheme of reservation in promotion can be extended to any class of citizens under the scheme of article 16 clause 1. So 16 clause 1 क्या कहता है? 16 clause 6, पहले तो article 16 समझते, it says about equal matters of opportunity in public employment. तो इसमें कोई भी आ सकते हैं, इसमें women भी आ सकते हैं, इसमें PWDs भी आ सकते हैं, वो सारे लोग आ सकते हैं जो कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है और उन लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन प्रोविजन नहीं बनाया गया है। तो इसमें कोई भी आ सकता है और इसमें PWDs भी आते हैं। That's what it is said in the Siddharaju's judgment. The union government has issued an office memorandum under which 3% reservation has been provided to the persons with disability, apart from the reservations provided to different class of citizens such as 27% for OBCs, 14% to SCs and 7% to STs. Now the total percentage of reservation has reached 51%, which is against the judgment given in Indira Sahni versus Union of India. Now choose the most appropriate option amongst the following. So this option number A, the reservation provided to persons with disabilities is constitutionally valid as it falls within the horizontal scheme of reservation. ये याद रखिएगा, जो भी SC, STs, OBCs को जो रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है that comes under vertical reservation, और जो भी PWDs के लिए जो 3% का जो प्रोविजन बनाया गया है, it comes under horizontal reservation. और अगर ये 50% मार्क्स को अगर ब्रीच कर भी रही है, but still it is valid because it comes under horizontal reservation scheme. Then the next question is, what is the meaning of the catch-up rule associated with the matters of seniority in reservation in promotion? This is option number B. A reserved category candidate promoted on the basis of reservation earlier than his senior general category candidate in the feeder category shall become junior when the general category senior 2 gets promoted. आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया। मान लीजिए जैसे एक डिपार्टमेंट है, इसमें एक सीनियर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और एक जूनियर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है। मान लीजिए अगर वो जूनियर अगर अपने सीनियर के पहले अगर प्रमोट हो जाता है और उसके बाद फिर से सीनियर का प्रमोशन हो जाता है, so in that case senior actually gets that he again regains back his seniority by this catch-up rule. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल 16(4)(a) प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? दिस ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड्स फॉर कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। देखिए हमने अभी देखा कैचअप रूल, और जो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी है इट अंडूज द इफेक्ट ऑफ कैचअप रूल। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया कि अगर सीनियर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट अगर फिर से जैसे उसे फिर से प्रमोशन होता है तो फिर वो अपने जूनियर के फिर से सीनियर बन जाता है। लेकिन अब मान लीजिए कि वो जो जूनियर कैटेगरी का कैंडिडेट अगर वो क्या कहते हैं कि सब्सिक्वेंट अगर प्रमोशन फिर से होता है तो वो क्या होता है, वो सीनियर ही बन जाता है। तब भले ही उसका सीनियर जो कैचअप रूल के हिसाब से जो भले ही क्यों ना मतलब कि उसका सीनियर बना क्यों ना हो, और या पहले से उसके पोस्ट में 3 साल का सीनियर क्यों ना रहा, उससे पहले उसकी एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हुई हो, लेकिन फिर भी वो उसका जूनियर ही हो जाएगा उस जूनियर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के बदले। The scheme of reservation in promotion is limited to which of the following as per the text of Article 16(4)(a)? So this is option number A. This is scheduled caste and scheduled tribe. So ये जो consequential seniority जो है, it is actually applicable to the reserved category candidates belonging from SCs and STs. Government policy of no reservation in promotion for class 1 and class 2 posts was initially, this is option number 2. This is D. This upheld in C.A. Rajendra case. तो ये जो केस था सी ए राजेंद्र केस, इसमें पहले ये कहा गया कि क्लास 1 और क्लास 2 के जो पोस्ट जो होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसके लिए किसी भी तरीके का
रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा. इट हैज ऑलरेडी बीन लेटर में सी राजेंद्र केस, लेकिन इस केस को ओवर रूल किया गया इन एम नागराज केस. Then Jarnail Singh case overruled the M Nagaraj on the issue of this option number B, collection of quantifiable data to determine the backwardness. Actually ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया है, इसमें कहना चाहिए था collection of quantifiable data to determine the further backwardness. ये backwardness नहीं है, क्योंकि जर्नल सिंह में कहा गया था कि हाँ backwardness के लिए भी क्या कहते हैं कि to provide the promotion in to provide the reservation in promotion क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट करना है, और इसमें एक क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट भी लगाया गया था. क्रीमिलियर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू दिस ऑप्शन नंबर सी, दिस ओबीसी रिजर्वेशन. इन विवेकानंद तिवारी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द यूनिट फॉर रिजर्वेशन इन यूनिवर्सिटीज शुड बी दिस ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो ये केस जो था ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, एंड इस केस में क्या हुआ था, तो टीचर्स एसोसिएशन जो थे उन्होंने बीएचयू के खिलाफ केस किया था इस रिजर्वेशन के लिए, कि इसमें जो टीचर्स का जो मुद्दा था वो ये कहना चाहते थे कि यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट, बल्कि डिपार्टमेंट जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उनको यूनिट ऐसा कंसीडर करना चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन. Then the above passage has been taken from which of the following recent cases relating to the criminal contempt of court. तो ये पैसेज लिया गया था, आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, जिसमें तहलका मैगजीन को एक इंटरव्यू के तहत जो हमारे जो सीनियर एडवोकेट है वेरी फेमस प्रशांत भूषण, उन्होंने कुछ बातें कही थी अगेंस्ट द जुडिशियरी, अगेंस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द जुडिशियरी, एंड जो कि एक तरीके से डिफेमेटरी माना गया था, बिकॉज ही इज एक्चुअली स्पीकिंग अगेंस्ट द व्हाट टू से द मोडालिटीज, हाउ द जुडिशियरी एक्चुअली वर्क्स इन रियलिटी. तो उसके बारे में कुछ इंटरव्यू दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ क्या कहते हैं कंटेम्प्ट केस भी चलाया था. तो उसी केस से रिलेटेड पैसेज दिया गया था. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज इनरे प्रशांत भूषण एंड अनदर. द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू टेक suo motu cognizance of contempt of the court has been provided under which of the following? दिस ऑप्शन नंबर से आर्टिकल 129. ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास suo motu पावर है टू ब्रिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट समबडी फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129. Which of the following could be a valid defense for the contemptor in a valid proceeding against him? This option number A. Statements are bona fide fair criticism without attributing motives to the judges. मतलब कि मतलब कि क्या कहते हैं कि बोनाफाइड रीजन के साथ अगर कोई फेयर क्रिटिसिज्म करता है अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो एक तरीके से कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है. In which of the following cases the apex court held that contempt jurisdiction should not be used by judges to uphold their own dignity in the free marketplace of ideas? Criticism about the judicial system or the judges should be welcomed so long as criticisms do not impair or hamper the administration of justice. So this has been held in the case of P.N. Duda versus P.V. Shivashankar. Which of the following case is not related to the contempt of court as a restriction to the freedom of speech and expression enshrined under Article 19 Clause 1A? This option number is Subramaniam Swamy versus Union of India. आप लोगों को पता ही होगा, ये 2016 के केस में, इस केस में डिफेमेशन जो एक प्रोविजन अंडर आईपीसी उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था, एंड इन दिस केस, इन सुब्रमण्यम स्वामी केस, the constitutional validity of section 499 which deals with defamation was upheld. In which of the following cases it was held that holding dharna in front of Supreme Court in which lawyers to take part is not by itself contempt of court if the access to the court is not hindered? This is option number B. This has been held in the case of J.R. Parashar versus Prashant Bhushan. The above passage is from which of the following judgments? ये काफी tricky सा है, आप ये देख लीजिए. 2018 भी है, 2018 के भी दो जजमेंट्स है, 2017 के भी जो जजमेंट्स है. अब कैसे इसको मतलब पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? बाय गोइंग थ्रू द साइटेशन, कि वो SCC 1 है, SCC 10 है या SCC 1 है. तो चलिए देख लेते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जेएस केस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 10 SCC 1. Then the above passage mentions every man's house is his castle. Who amongst the following has stated his court in the Semais case? तो Semais case जो था एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट एंड ये केस जो है ये प्राइवेसी से रिलेटेड है. सो दिस हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर बी जस्टिस होम्स. सो दिस आई मीन जो वर्डिंग जो दी गई, जो सेंटेंस दिया गया है, it has been said by Mr. Justice Holmes. The above passage makes some mention of the judgment delivered by Justice Rajagopala Iyengar, which one of the following judgment is in context here. एक पैसेज दिया गया था राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो राइट टू प्राइवेसी का केस था, तो उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं. तो दिस ऑप्शन नंबर 1 खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. एक पैसेज कुछ दिया गया था, मतलब इस पैसेज में एक जजमेंट जो कि विच हैज बीन डिलीवर्ड बाय जस्टिस राजगोपाल अयंगर, उससे एक छोटा सा स्क्रिप्ट दिया गया था और पूछा गया था कि ये किस जजमेंट में कहा गया है. दिस इज खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. और आपको ये पता होना चाहिए कि इन दिस केस, दिस राइट टू प्राइवेसी केस, 2 जजमेंट्स को ओवररूल किए गए थे. द फर्स्ट वन इज खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नेक्स्ट वन इज एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा. Which of the following is not an interpretation of the right to privacy as explained by the Supreme Court in Puttaswamy judgment? This is option number C. The privacy of an individual recognizes an inviolable right to determine how freedom shall be exercised. See, देखिए, inviolable right नहीं होता है, violable right भी होता है. तो इसीलिए it is not an interpretation, क्योंकि inviolable इसीलिए है क्योंकि there may be so many circumstances जो कि it has to be tested on the pedestal of reasonableness, on the basis of fairness, and also on the basis of other securities, or say the sovereignty of the India or the integrity of the nation. फिर सारे के ऊपर एक क्या कहते हैं, पहले तो इन सारे क्राइटेरिया के ऊपर it has to be judged. उसके बाद ही प्राइवेसी को हम मतलब कि दिया जा सकता है टू पर्टिकुलर पर्सन. बट ये ऐसा नहीं है कि अपने लिमिट को एक्सीड कर ले. इट हैज टू बी विद इन इट्स लिमिट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ प्राइवेसी. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज डीपली ऑफेंसिव टू द डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल. Equality demands that the sexual orientation of each individual in society must be protected on an even platform. The right to privacy and the protection of sexual orientation lie at the core of the fundamental rights guaranteed by Article 14, 15 and 21 of the Constitution. So it has been said in the case of Justice Case Puttaswamy versus Union of India. इस जजमेंट की खासियत ये भी है जिसमें ये भी कहा गया था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ प्राइवेसी. वो इंसान शायद मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो कोई थर्ड जेंडर हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो अ राइट ऑफ हिज प्राइवेसी. The above passage has been taken from which of the following judgments which decided the state of affairs relating to internet ban in Jammu and Kashmir. तो ये पैरा दिया गया था from the leading judgment of Anuradha Bhasin versus Union of India, जिसमें चैलेंज किया गया था कि जो कि इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस इन द स्टेट ऑफ JNK कि एक तो वहां पे क्या है, वहां पे 3G 4G का सिस्टम नहीं है, वहां पे 2G है. अगर 2G की स्पीड की बात करो तो आप लोग को पता ही होगा वो कितनी स्लो स्पीड है. तो उसी के अगेंस्ट ये एक पिटीशन डाली गई थी और उसमें ये कहा गया था कि राइट टू इंटरनेट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. तो लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू इंटरनेट इज अ फ्रीडम बट इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19. The above passage discussed about the proportionality in the context of which of the following issues is option number C. The extent of restrictions to be imposed by the state on the exercise of fundamental rights. In the above passage, the court expresses the limitations on application of all or nothing approach to the fundamental rights. Which of the following statements truly explains such limitations? This is option number B. The state may act in derogation of the fundamental rights of the people to achieve a higher public good and the social equilibrium. इसमें एक कोर्ट ने इस पैसेज में एक चीज को एक्सप्रेस किया था, लिमिटेशंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ ऑल और नथिंग. तो इस चीज को मतलब ये जो पैरा है, कौन सा सेंटेंस है that best explains the meaning of this these words. तो ये है ऑप्शन नंबर बी. द स्टेट में एक्ट इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल टू अचीव ए ग्रेटर पब्लिक गुड एंड सोशल इक्विलिब्रियम. अगर
मान लीजिए कि इफ द स्टेट हैज टू अचीव अ हायर पब्लिक गुड और एक सोशल इक्वालिटी भी अगर मेंटेन करना है, तो इन दैट केस state may also act in derogation of the fundamental rights. In which of the following cases the Supreme Court held that right to access internet is protected under Article 19 of the Indian Constitution? This option number A मैंने आपको बता दिया था, Anuradha Bhasin versus Union of India. Which of the following is not true in relation to the doctrine of legitimate expectation as observed by the Supreme Court in Monet Ispat and Energy Limited versus Union of India? Doctrine of legitimate expectation. अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इट हैज बीन एनशाइन्ड अंडर आर्टिकल 14, और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का ये मतलब होता है कि मान लीजिए अगर सरकार ने अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या कोई राइट दिया है, तो दैट पर्सन एक्चुअली एक्सपेक्ट्स टू एंजॉय दैट राइट और इम्यूनिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम within its limitations, and the state is also obliged to give that person a right of representation before removing those rights. तो मतलब आप समझ जाइए, जैसे कोई आदमी, जैसे कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिजर्वेशन मान लीजिए, जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दिया गया है कि आप इस रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं, एंड ही इज एंजॉयिंग इन लेजिटिमेट, he is enjoying legitimately, that means within the permissible limits of the laws he is actually enjoying that benefits. लेकिन अगर मान लीजिए अगर कल को सरकार अगर कोई ऐसा लॉ लाती है कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तो एट द वक्त वो खत्म नहीं कर सकती है. वो क्या करेगी, द स्टेट गवर्नमेंट विल एक्चुअली गेट द ओपिनियंस ऑफ ऑल दोस पीपल हुज राइट्स are actually the government is contemplating to take away. मतलब उन सारे लोगों से वो रिप्रेजेंटेशन लेगी, उनसे पूछेगी कि आपको कितना फायदा हुआ है, क्या आपको आगे भी चाहिए, तो ये सब कुछ एक राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए. So the answer of this question is option number A. The doctrine of legitimate expectation cannot be invoked as a substantive and enforceable right. So देखिए, doctrine of legitimate expectation वैसे तो कहीं दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये कोई सब्सटैंटिव एंड इन्फोर्सेबल राइट नहीं है, बट स्टिल इट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस. Which of the following cases can be traced as the origin of the doctrine of legitimate expectation? This is option number B. So इसका पहला जो उत्पत्ति हुई थी, it has been evolved in the case of Smith versus Secretary of State for Home Affairs. This is a 1969 judgment. In which of the following cases Hegereggi observed that whenever a complaint is made before a court that some principle of natural justice had been contravened, the court had to decide whether the observance of that rule was necessary for a just decision on the fact of the case. So ये था option number A की Kraipak versus Union of India. So this judgment is actually relating to administrative law. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में है, वो दो मैक्सिम बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं, एक है ऑडी अल्ट्रम पार्टम और एक है नेमो जुडिस इन कॉसा सुआ. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है. मीनिंग आप लोग को पता ही होगा, मतलब वन हैज टू गिव द चांस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड वन सेज दैट नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज. तो ये दो प्रिंसिपल्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बड़े अहम पॉइंट्स हैं, और इट हैज बीन फर्स्टली लेड डाउन इन द केस ऑफ A.K. Kraipak वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Supreme Court rules framed under Article 145 of the Constitution of India, CJI as the master of rules. These rules, अब ये पैसेज है, it is regarding to the protest which has been done by the Supreme Court judges in the year 2019. आप लोगों को पता होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ जजेस थे, तो उन्होंने तब के जो चीफ जस्टिस जो रहे हैं मिस्टर दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था कि जो उनका जो तरीका है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द केसेस इज नॉट यूनिफॉर्म अमंग अदर थिंग्स, कि रूल मेकिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है उसमें. आई मीन बहुत सारे एलिगेशन है लाइक बायसनेस. तो उसी चीज से वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक पैरा लिया गया था. तो आर्टिकल 145 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब कि पावर है रूल मेकिंग, ये चीफ जस्टिस के पास पावर है. द ऑप्शन नंबर सी, रूल्स मेड बाय द कोर्ट वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स मे बी स्ट्रक डाउन एज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन as per प्रेमचंद गर्ग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सीजीआई इज द मास्टर ऑफ रूल्स, मतलब कि सीजीआई के पास इतना पावर है कि वो ये चीज वो डिसाइड कर सकता है वेदर दैट केस शुड बी रेफर टू डिवीजन बेंच और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. कितना कोरम होना चाहिए, वो 2 बेंच का होगा या 3 का होगा, 5 का होगा, जैसा भी है, इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है. This actually
this actually based on the sole discretion of the Chief Justice. So in the case of Premchand Garg, इसमें ये कहा गया था कि अगर मान लीजिएगा कोई सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रूल बनाती है, इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इट कैन बी स्टक डाउन एज अल्ट्रा वायलेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. In SP Gupta versus Union of India, it was held that the word consultation means this option number B, ascertainment of opinion. तो SP Gupta केस वो आप जानते ही होंगे, ऑल्सो नोन एज जजेस ट्रांसफर केस. तो इसमें कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ascertainment of opinion. In which of the following cases Supreme Court held that Chief Justice is an institution himself? This option number B, this Ashok Pandey versus Union of India. In which of the following cases Chief Justice was held to be master or roaster who alone has prerogative to constitute the bench? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इस बारे में. सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल एक एक्सेप्शनल पावर है, चीफ जस्टिस के पास एक एक्सेप्शनल पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा बेंच कितने कोरम का होगा. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है. इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. दिस इज अ 2018 केस. और प्रकाश चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आई हैड चेक दैट केस. ये एक्चुअली एक क्या कहते हैं, ये कैट का कोई जजमेंट था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड था. In which of the following cases the Supreme Court of India remarked whenever the court is entering into a new territory and is developing a new legal norm, discussion of normative jurisprudence assumes greater significance as the court is called upon to decide what the legal norm should be. At the same time, normative jurisprudence has been to be preceded by analytical jurisprudence which is necessary for the court to underline existing nature of law. So this has been said in the case of Common Cause versus Union of India. Normative jurisprudence की बात करूं तो इसे काफी लिबरल जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है क्योंकि इट इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड रिफॉर्म. एक ये पॉजिटिव लॉ को जो कहते हैं लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन, उसे ये क्रिटिसाइज भी करती है लेकिन एट द सेम टाइम एक बैलेंस भी बना के चलती है कि अगर हम क्रिटिसिज्म भी करें तो व्हाट आर द अदर काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स वी कैन पुट इन टू डिसॉल्व द इशू. The Supreme Court itself admitted in Santosh Kumar Badia 2009 that death penalty is imposed arbitrarily or capriciously. The Supreme Court made a candid admission in saying that there is no uniformity of precedents. In Sangeet case 2013, the court yet again acknowledged that principal sentencing has become a judge-centric. In Swami Shraddhananda 2008 case, the court said the award of death sentence depends on the personal predilection of judges and there is lack of uniformity in capital punishment. Which of the following statement is correct? Is option number B. Award of death penalty depends on personal ideologies of judges. तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है? एवरी जज हैज इट्स ओन ओपिनियन रिगार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट. कोई कहता है कि नहीं ये तो आर्बिट्री और फिकिशली इसे इम्पोज किया जाता है, कोई कहता है कि नहीं ये तो जरूरी है, कोई कहता है कि नहीं इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रेडिलेक्शन ऑफ जजेस. तो यहाँ पे कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं. इसका मतलब ये है कि डेथ पेनल्टी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पर्सनल आइडियोलॉजीज ऑफ जजेस. इन मच्छी सिंह 1983, a 3-judge bench listed 5 parameters to decide whether case falls within the rarest of the rare, such as a manner of commission of crime, brutality, motive, antisocial or abhorrent, nature of crime, magnitude of crime, and the personality of crime. Personality of victim like child, women or leader loved by people, etc. Which parameters laid down by the Constitution bench in Bachchan Singh was left out? So this option number A, too much of importance was given to crime but criminal was let out. बच्चन सिंह और मच्छी सिंह दोनों के केस में ये कहा गया था कि डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. लेकिन मच्छी सिंह में क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया था. इट एक्चुअली सेट सम पैरामीटर्स टू डिसाइड वेदर द केस फॉल्स अंडर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. जैसे कि क्रिमिनल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया कि कैसा उनसे क्या क्राइम किया है. लेकिन अगर मैं बच्चन सिंह की बात करूं तो उन्होंने क्रिमिनल को लेफ्ट आउट कर दिया था एंड टू मच इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द क्राइम. The Supreme Court Constitution Bench led by Chief Justice J.S. Keher gave a landmark judgment in Shaira Bano versus Union of India. Consider the following statements. तो ये पैरा है वो लिया गया था फैमिली लॉ से, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2016 का केस था. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. 1, 2 and 3 आर करेक्ट. मैं चलो उसे तो नहीं बताऊंगी लेकिन मैं कहूंगी why 4 is not correct. The majority verdict given by Justice Rohinton Nariman, जस्टिस यूयू ललित एंड जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, ये गलत है, डीवाई चंद्रचूड़ नहीं था, वो थे कुरियन जोसेफ. तो इसमें 5 जज बेंच के द्वारा दिया गया था. रोहिंटन नारीमन, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस कुरियन जोसेफ, देन
then came Justice S. Abdul Nazir, then came the Chief Justice of India, J.S. Kehar. In which one of the following cases the proposition was laid down that personal laws are beyond the pale of the fundamental rights chapter of the Constitution and hence cannot be struck down by this court? So this has been laid down in the case of State of Bombay versus Narasu Appa Mali. In which of the following cases the Delhi High Court had observed that the introduction of constitutional law is in the home is most appropriate. It is like introducing a bull in a china shop. It will prove to be the ruthless destroyer of the marriage institution and all that it stands for. In the privacy of home and the married life, neither Article 21 or nor Article 14 have any place. ये एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, ये है हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह चौधरी. इसमें ऐसा कहा गया था कि जब कोई दो पर्सन्स आर इन दी बॉन्ड ऑफ मैरिज, तो उसके जो प्राइवेसी जो होता है उनके घर में, वहां ना ही आर्टिकल 40 लगाया जा सकता है, ना ही वहां राइट टू इक्वालिटी होता है, ना ही वहां राइट टू लाइफ होता है. इन रिलेशन टू स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये एक जजमेंट लिया गया था फ्रॉम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हैज ऑब्जर्व्ड दैट इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इवन अ ग्रेटर कंसेप्शन ऑफ लॉ दैट एनी ब्रीच ऑफ एन एंगेजमेंट involves an obligation to make reparation. देख reparation से related केस है, तो कौन सा केस है? दिस ऑप्शन नंबर है चारजाओ फैक्ट्री केस. In which case it has been held by the Permanent Court of International Justice noted that this community of interest in a navigable river becomes a basis of common legal right, the essential features of which are the perfect equality of all riparian states in the use of the whole course of the river and the exclusion of any preferential privileges of any riparian state in relation to others. तो इसमें कम्युनिटी इंटरेस्ट के बारे में कहा गया था जो नेविगेबल राइट्स जो होता है रिवर में, इसमें सारे कंट्रीज का बराबर का अधिकार होना चाहिए और कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रेफरेंशियल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए. सो दिस हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल कमीशन ऑन द रिवर ऑर्डर केस. In which case it has been held the concept of territorial sovereignty incorporated an obligation to protect within the territory the rights of other states. तो ये एक्चुअली काउंटर है उस केस से. इसमें यह कहा गया था कि टेरिटोरियल सॉवरिटी नाम की भी चीज है जो कि ये कहता है कि किसी भी कंट्री को ये राइट है कि वो अपने टेरिटरी को दूसरे राज्य के इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करे. तो दिस हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ आइलैंड ऑफ पामस केस. In which of the following cases the International Court of Justice pointed out that when in regard to any matter of practice, two states follow it repeatedly for a long time, it becomes a binding customary rule. ये तो पता ही होगा, ये है राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस, ऑप्शन नंबर सी. मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी प्रैक्टिस को अगर मान लीजिए कोई कंट्री अगर लॉन्ग टाइम से फॉलो करी है तो वो क्या बन जाता है, वो कस्टम बन जाता है. तो इसी के साथ में 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो मैं खत्म कर रही हूँ फॉर क्लैरिटी. और ये सारे जो क्वेश्चंस है इट इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ NLU दिल्ली फॉर द PG एग्जामिनेशन. तो ये मैं डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट सेशन. तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आई होगी. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. So with this note, I'm signing off. Have a great day.